नारी एक शक्ति जो चाहे सम्मान, नारी एक शूला जिसे भड़काना नहीं आसान। नारी प्रेम की मलिका जिसकी दुनिया करे पूजा, नारी भारत का भविष्य जिसकी हमें है ज़रूरत। नारी भारत का आने वाला कल, करो प्रतीक्षा सब मिलकर। नमस्कार, दिल्ली से एक बार फिर विभाराज वैभवी हाज़िर हूँ आप सभी के समक्ष एक नई परिचर्चा लेकर और बहुत रोचक परिचर्चा भी है ये, हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के पटल पर और बहुत सुंदर-सुंदर जो महिलाएँ हैं, हमारे इस कार्यक्रम की शान हैं, हमारे कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डियाँ हैं और जो महिलाएँ हैं, वो वाक़ई वो सृष्टि की बहुत खूबसूरत देन है। तो मैं तहे दिल से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप सभी का परिचय कराती हूँ एक-दूसरे से और हमारे तमाम दर्शक जो इस वक़्त हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और जो जुड़ गए हैं, मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, तो उन सब का इस्तकबाल करती हूँ। नमस्कार विशाल पांचोली जी, ये हमेशा पंक्चुअल रहते हैं, ये हमेशा कार्यक्रम से जुड़ते हैं और बहुत आनंदित होती हूँ मैं इनको देखकर। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का और मैं आप परिचय कराती हूँ हमारे जो मेहमान आज के हैं और जो परिचर्चा है, उसका विषय भी बहुत रोचक है महिला सशक्तिकरण। महिलाएँ कितनी सशक्त हैं या क्या उतार-चढ़ाव है उनकी ज़िंदगी में या कितनी सच्चाई है, बहुत सारी बातों को लेकर हम एक सुंदर पिटारा लेकर आप सभी से रूबरू होने के लिए आए हैं और मैं सबसे पहले डॉक्टर नीलम वर्मा जी से आप सभी का परिचय कराती हूँ। डॉक्टर नीलम वर्मा जी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और बहुत बेहतरीन साहित्यकारा हैं, बहुत सुंदर हाइकू लिखती हैं और इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत नाम अर्जित किया है। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपका परिचय मैं कराती हूँ हमारी प्यारी-सी मैं गुड़िया कहूँ, क्या कहूँ दिव्या अग्रवाल जी जो न्यूज़ 24 की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपका भी हमारे इस पटल पर। हमारे ऊपर मीता जी के दिव्या जी के ज़रा-सा ऊपर और मीता जी के ज़रा-सा बगल में अगर हम अपनी नज़र दौड़ाएँ तो अनीता मल्होत्रा जी हमें दिखाई दे रही हैं। दर्शकों मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अनीता मल्होत्रा जी पश्चिमी दिल्ली अ, भाजपा मंडल की उपाध्यक्षा हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। और हमारी प्यारी-सी मुस्कान लिए मीता गुप्ता जी हमेशा की तरह शिक्षाविद हैं और बरेली उत्तर प्रदेश से इस वक़्त मौजूद हैं और हमारी एक और मेहमान हैं, शिल्पी कुलश्रेष्ठ जी जो अभी-अभी अ, नेटवर्क ये आ गई, 1 मिनट। शिल्पी कुलश्रेष्ठ जी द्वारका कोर्ट में अधिवक्ता हैं और बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का करती हूँ। और देखिए सबसे अच्छी बात आज ये है कि हम जो आज की परिचर्चा लेकर आए हैं, चूँकि ये महिला सशक्तिकरण के ऊपर है और जो महिलाएँ हैं, वो अलग-अलग फ़ील्ड से आई हैं। कोई शिक्षिका हैं, कोई नेत्री हैं, कोई डॉक्टर हैं, तो कोई अधिवक्ता हैं और कोई रिपोर्टर हैं, जो कि एक सुंदर-सा गुलदस्ता सजा है आज हमारे पटल पर। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का और अभी बहुत सारे जो हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, हम उस तरफ चलते हैं। विशाल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और सुरेंद्र भाई साहब जो हमारे इस पटल के मुख्य सलाहकार हैं, बहुत-बहुत प्रणाम करती हूँ भाई साहब, स्वागत, अभिनंदन है आपका। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी और धीरे-धीरे सबके कमेंट्स आने लग जाएँगे। पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इस परिचर्चा को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर नीलम वर्मा आपकी तरफ मैं चलती हूँ। पहला प्रश्न कि ये महिला सशक्तिकरण है क्या? और इसकी ज़रूरत क्यों है? ये प्रश्न मैं आप सबके पास लेकर चलूँगी और मैं चाहूँगी कि डॉक्टर नीलम वर्मा इसका उत्तर दें और तब तक मैं छोटा-सा काम करके आती हूँ। मीता जी, आप मैं जब तक मैं पहुँचूँगी आप सँभालेंगी। डॉक्टर नीलम वर्मा आपका स्वागत है। नमस्कार। हिंदी साहित्य संस्थान के इस पटल पर महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए वैभवी का अभिनंदन। आप सबका स्वागत। महिला सशक्तिकरण के विषय को लेकर आजकल बहुत उत्साह है, पर क्या महिलाओं को कोई और सशक्त कर सकता है? प्रश्न यह है पूछने का। हाँ, लोग कहते हैं बिल्कुल, अगर उन्हें
अवसर मिले तो वह आगे बढ़ सकती हैं। उनका सशक्तिकरण हो सकता है कि उनको शिक्षा के लिए सुविधाएं मिले, उनके कैरियर में उनको आगे बढ़ने के लिए रास्ते मिले। मगर मेरा जो अनुभव है और जो एक्सपीरियंस है और जो मैं अगर हम प्राचीन काल की बात करें, वो तो एक अलग ही उस पे स्केल पर था। जब हमारे वैदिक काल में जिस समय पे स्त्रियां जो थी वो पूरी तरह से वो स्वतंत्र थी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए, अपने ज्ञान के अर्जन के लिए। लेकिन मैं अगर आज के आधुनिक भारत की बात करूं, खासकर हमारी आजादी से थोड़ा पहले और उसके बाद वाला जो समय था, जिसको कि हम आधुनिक भारत की हम उसको नींव कह सकते हैं, तो इतने उदाहरण हैं देखने के कि स्त्रियां जहां अवसर नहीं था, जहां कोई उनके लिए शिक्षा का जो शिक्षा वो प्राप्त करना चाहती थी उसके लिए कोई एवेन्यू नहीं था, वहां पर भी उन्होंने वो उसको हासिल करके दिखाया। वो तो है ना कि जैसे कि जब आपको अवसर मिल ही गया तब तो आप उसे संभाल ही लोगे। चैलेंजिंग ये है कि अवसर नहीं है, कैरियर के एवेन्यूज नहीं है, कोई आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहता, आपके ऊपर लोगों को शक रहता है कि क्योंकि आप महिला हैं तो शायद आप इस प्रकार का कार्य ना कर सकें। जो मैंने नोट किया है कि महिलाएं महत्वाकांक्षी भी हैं और उनमें हर प्रकार की बाधा पार करने की उनके अंदर क्षमता और साहस भी है। तो इसलिए जो सशक्तिकरण की आवाज है वो स्त्रियों में है, उसे कोई हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। और मतलब उसके लिए हमें इंतजार नहीं करना, उसकी हमें प्रतीक्षा नहीं करनी, उसकी हमें राह नहीं देखनी। कितनी ही स्त्रियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने लिए राह अपने आप से खोजी। और फिर क्या होता है ना, जब आप थोड़ा, अगर आपके सामने कोई डोर अगर बंद है, बहुत बार वो केवल बंद होता है, लॉक नहीं होता, आपको थोड़ा सा उसमें अपनी आत्मविश्वास से उसको अगर आप धक्का लगाए तो खुल भी जाता है। तो ऐसे हमारे जो आधुनिक भारत की जो स्त्रियां रही हैं उनमें बहुत ऐसे हमारे सामने उनके एग्जाम्पल्स हैं। मैं एक या दो नाम में शुरू में ही लेके कि मैं किस स्केल की बात कर रही हूँ। जैसे अगर हम एक अनएक्सपेक्टेड काम की बात करें, जैसे स्त्रियों के लिए पायलट बनना आज से 50 या 60 इयर्स पहले इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मतलब वो सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई स्त्री पायलट हो सकती है। लेकिन हमारी जो फर्स्ट सीपीएल होल्डर प्रेम माथुर, उन्होंने सबसे पहले जो एक वो मिलता है ना, जो जिसको कहते हैं पुश मिलता है, वो आपको अपने घर से ही मिलता है, अपने परिवार से ही मिलता है। तो उन्होंने अपनी हिम्मत के बल पे हर प्रकार के वो संसाधन ढूंढ के कहां से उसके लिए रास्ता ढूंढ के वो हमारी फर्स्ट सीपीएल होल्डर विमेन पायलट बनी। और उन्होंने सीपीएल होल्डर बनने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक प्लेन्स की रैली हो रही थी, मतलब रेस हो रही थी, और अभी उन्होंने थोड़ा सा ही सीखा था और उनको स्पॉट टू स्पॉट दे हैड टू गो। जो पहले स्पॉट पे जब वो पहुंची तो जेआरडी टाटा ने उनका कॉकपिट का डोर खोला एंड ही वाज शॉक्ड टू सी देयर इज अ वुमेन पायलट इन द रेस, फ्लाइंग रेस में। अभी जब सीपीएल होल्डर नहीं होते थे। तो ये मैं सिर्फ ये एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप किसी भी कि आप यू कैन बी, जिसे कहते हैं ना, आप विश्व को आप आश्चर्यचकित करने की क्षमता आप में है। आपको अपने अंदर झांकना है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को जागने देना है, उनको रोकना नहीं है। सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जब विमेन के आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है कि वो उनके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डालना शुरू कर देता है। लेकिन उससे उन्हें अपने आप को सेफगार्ड करना है और अपने सपनों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे आने देना है। उसके लिए हाँ, उन्हें साधना करनी, उससे उन्हें पीछे नहीं हटना। तो वह बहुत अपना बढ़िया, बहुत बहुत सशक्तिकरण उम्दा, बहुत बहुत उम्दा अच्छे से बात। अपने आप करने में महत्वाकांक्षी, समर्थ है।
जी, बहुत सुंदर जवाब आपका कि महत्वाकांक्षी बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है। बहुत उम्दा बात आपने कही और बहुत सारे पटल के उस पार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे दर्शक, हमारे श्रोता, हमारे इस कार्यक्रम की पूरे रीढ़ की हड्डी हैं और मैं इस्तकबाल कर लूँ, उनका स्वागत, अभिनंदन कर लूँ। आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि अनीस अहमद साहब सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीस साहब आदाब और बहुत-बहुत आपका इस्तकबाल है हमारे इस कार्यक्रम में। राजीव मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। सुरेंद्र भाई साहब जुड़े हुए हैं और हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी भी जुड़े हुए हैं और एक हास्य कवि होकर भी उन्होंने वाह-वाह की झड़ी लगा दी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, सही दिशा में हमारी ये परिचर्चा चल रही है। आप सभी का दिल से स्वागत और अभिनंदन है। ये तो हो गई डॉक्टर नीलम वर्मा के अपने मन की बात और उन्होंने जैसा कि जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो सकारात्मकता है, हमारे समाज में हो या हमारे ज़हन में हो, उसको बाहर निकालना चाहिए और बहुत इनकी हमेशा से परिचर्चा सार्थक रहती है और मैं दिल से उन्हें बहुत मान देती हूँ और हमेशा मेरे मान का वो मान रखती हैं, जब भी मैं उनका याद करती हूँ, वो आती हैं। अ, स्वागत। इसी इसी संदर्भ में मैं अब दिव्या जी के पास चलना चाहूँगी कि दिव्या जी, जैसा कि डॉक्टर नीलम वर्मा ने कहा कि महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा को एक सही प्लेटफ़ॉर्म आप दीजिए और आप कुछ कर सकते हो जीवन में, कर सकते हो, वो हौसला भी आपके अंदर रहना चाहिए। तो आप इनकी बात से कितना सहमत हैं? और आप चाहें तो आपस में भी आप सवाल-जवाब कर सकते हैं। साबिर परवेज़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत आदाब करती हूँ, इस्तकबाल है आपका। जी, जी दिव्या जी। चूँकि आप एक फील्ड रिपोर्टर हैं, ताना-बाना आपका हमेशा बुनता रहता है, आप उसी क्षेत्र में और ख़ासकर मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि दिव्या जी महिलाओं के कार्यक्रम को ही कवरेज देती हैं। तो दिव्या जी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? नमस्ते सभी को, हमारे फेसबुक के दर्शकों को। नमस्ते नीलम मैम, आपने जो कहा मैं उससे 100% सहमत हूँ, क्योंकि मैं लगभग 13 साल से रिपोर्टिंग कर रही हूँ मैम, न्यूज़ 24 के लिए और इससे पहले जैन टीवी के लिए भी मैंने रिपोर्टिंग की। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूँ, उससे पहले मैं एक लाइन यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि स्त्री को कभी हराया नहीं जाता, स्त्री को कभी खुद नहीं हराया जाता, स्त्री को दूसरे हराते हैं और बचपन से ये कहकर हराया जाता है कि समाज क्या कहेगा। आज भी पिछले 13 साल से मैं मैम रिपोर्टिंग कर रही हूँ और आज भी मैं ये देखती हूँ कि जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो लोग, अगर आप इस वक्त, मैं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बहुत जगह गई, अमेठी गई, लखनऊ गई, सुल्तानपुर गई, रामपुर गई, जिस जिस जगह पे मैं जा रही थी उस तरह से लोग हमें देखते थे और सवाल जवाब करते थे। ये महिलाओं की सशक्तिकरण का जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि चर्चा जरूरी है, लेकिन हमारा उत्थान कैसे हो, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। आज भी जब एक जूनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मुझसे आके बहुत बहुत उम्दा बात, बहुत उम्दा बात, सवाल बहुत सही करती कह रही है, हैं। तो मुझे लगता है हम जैसे लोग अगर उन्हें नहीं बढ़ाएंगे, उनका हाथ पकड़कर उन्हें नहीं दिखाएंगे राह, तो वो कैसे आगे बढ़ेगी। हमारा भी किसी ने हाथ पकड़ा था। कहा जाता है कि मीडिया में अगर आपका कोई गॉडफादर ना हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। मैंने जो संस्कार हैं, जो पढ़ाई है, सरस्वती बाल मंदिर से ली संस्कार, मैं, मेरे पिताजी जो 30-35 साल से शिक्षा के क्षेत्र में रहे हैं उनसे ली, और एक हमारा अग्रवाल परिवार, बनिया समाज। जब मैंने कहा कि मुझे पत्रकारिता में आना है तो सबने बहुत ज्यादा विरोध किया। पत्रकारिता, तुम समझती हो लड़कियों के लिए पत्रकारिता कितना टफ है, कितना चुनौतीपूर्ण है। और समझिए 14 साल पहले जो सोच थी वो और भी ज्यादा कहा जा सकता है संकीर्ण थी, लेकिन आज पत्रकारिता में हम महिलाओं को देखते हैं। पहले आप उंगलियों पर गिन सकते थे, लेकिन अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अब उनकी सोच विकसित हो बिल्कुल रही है। सही कह रही है दिव्या। पहले महिलाएं सिर्फ न्यूज़ रीडर का काम करती थी। आज जी। महिलाएं क्योंकि जब हम सरला माहेश्वरी जी को सुनते थे, तो वो सिर्फ हम्म। एक समाचार वाचिका थी और मेरी बहुत पसंदीदा रही हैं वो।
तो इसीलिए मुझे उनका नाम एकदम से याद आ गया। सरला माहेश्वरी जी मुझे बहुत प्रिय रही हैं, और उनका जो सीधे पल्ले की जो साड़ी थी वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी पहले, और उनके बिल्कुल। यहाँ पर एक मोटा सा तिल था, वो भी ज्यादा अट्रैक्ट करता था। तो वो मुझे अभी भी याद है कि बचपन से हमने उनको देखा डीडी नेशनल पे। लेकिन अभी तो महिलाएं बहुत आगे निकल गई हैं। अभी अगर आप किसी कहीं भी देखिए, कोई बॉर्डर पे भी लड़ाई हो रही है तो महिलाएं वहां पहुंच जाती हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। तो ये एक दायरा विस्तृत हुआ है महिलाओं का। जी, आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से आप एग्जाम्पल दे रही हैं, पहले महिलाओं की जो ये शालीनता थी, जो संवेदनशीलता थी, वही पहचान होती थी। लेकिन आज महिलाएं चाहिए स्मार्ट महिलाएं, जो कि हर तरीके से हर न्यूज को कवर कर सके और थोड़ा सा उसमें चटपटा स्वाद भी ला सके। अगर आप अभी देखें तो थोड़ा सा मेरा भी बोलने का अंदाज कुछ कुछ वैसा ही होता जा रहा है, क्योंकि मैं लगभग इतने सालों से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा सा चटकीला चाहिए, नहीं तो फिर दर्शक आपको सुनते नहीं और तुरंत चैनल स्विच कर लेते हैं। आपके जो एडिटर्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, देखिए मैं न्यूज 24 में काम करती हूँ, हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद हैं, और कहते हैं ना कि महिलाएं, अभी मीता मैम ने कहा महिलाएं महिलाओं की दुश्मन होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस संस्थान में, जिस संस्थान में मैं काम करती हूँ, अनुराधा मैम एक तरीके से वरदान है, चूंकि वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खड़ी हैं। हम इतने सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, क्योंकि जब भी आप उनके पास किसी सवाल को लेकर जाओ, क्वेरी को लेकर जाओ, तो वो सुनती है, समझती है और उसका समाधान निकालती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ चीज। मैं शादी करके जिस घर में आई हूँ, मेरी मदर इन लॉ ने ना सिर्फ मेरी जॉब को पसंद किया, मेरा हाथ थाम के ये कहा कि तुम सुबह शाम रात कभी भी नौकरी करो, मैं यहाँ खड़ी हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का बेटा है, एक 4 साल की बिटिया है। मुझे बहुत ज्यादा चुनौती थी कि कैसे ये पॉसिबल है, क्योंकि मेरा 24/7 काम है। अभी यूक्रेन का मामला था तो मेरी नाइट शिफ्ट थी, यूपी इलेक्शन है, 4-4 5-5 दिन के लिए जा रही हूँ, लेकिन मेरी मदर इन लॉ खड़ी थी मेरे साथ कि तुम जाओ। मेरी जिठानी खड़ी थी मेरे साथ कि तुम जाओ, हम हैं यहाँ। जबकि वो मेरी जिठानी भी वर्किंग है, मदर इन लॉ इज अ होम मेकर एंड शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी बाय हार्ट। और मुझे लगता है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखूं तो सिर्फ महिलाओं की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और हम तमाम महिलाओं को ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम अपने जूनियर्स को थोड़ा सा अगर एक राह दिखा दे, थोड़ा साथ दे दे, तो आज हमें ये चर्चा नहीं पड़ेगी। मैम, आपने ये लिंक डाला था ना, तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, कुछ पुरुषों के कमेंट्स आ रहे थे कि पुरुषों के सशक्तिकरण पे भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे थे वो पुरुष सशक्तिकरण की जो बात कर रहे थे, एक्चुअली पुरुष सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं। हम नीलम मैम को देख रहे हैं, मीता मैम को देख रहे हैं, हम मैम को देख रहे हैं जो हमारी संचालिका है, कितनी खूबसूरती से संचालित कर रही हैं कार्यक्रम। महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं। वो 1960s की महिलाएं थी जो पत्रकारिता करती थी, और जब वो अपने एडिटर के पास जाती थी कि सर हमें इस असाइनमेंट पे जाना है लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूं, तो एडिटर कहता था कि फिर तुम कैपेबल नहीं हो, तुम नहीं कर सकती। मेरे पास मेटर्निटी लीव नहीं है, मेरे पास, मैं 8 महीने की छुट्टी 9 महीने की छुट्टी नहीं दे सकता। लेकिन देखिए, हमारी सरकार ने महिलाओं को सशक्त किया। पहले 3 महीने की जी छुट्टी जी होती थी। जी जी, दिव्या जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि जो सरकार की बात है वो हम अनीता जी से करेंगे। और बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं कि और आपका परिवार इतना सपोर्टिव है, इतना सपोर्ट आपको कर रहा है। मैं यही इसी मंच के माध्यम से सभी की ओर से मैं आपके परिवार को प्रणाम करती हूँ, नतमस्तक हूँ। क्योंकि महिलाएं अगर आगे बढ़ रही हैं किसी क्षेत्र में, देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पीछे एक ऐसा पुरुष खड़ा है जो कदम से कदम मिलाकर, मैं क्या उनके साथ चलूंगी। आज महिलाएं कदम से कदम नहीं मिला रही हैं, आज हमारे पति हमारे साथ खड़े हैं, वो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मेरे पति मेरे सपोर्ट में नहीं होते। इस कार्यक्रम को भी बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। और संजय पोद्दार जी के नाम से आपको कमेंट्स जो दिख रहे हैं वो मेरे पति हैं। तो कहीं ना कहीं जो सशक्तिकरण की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कहीं जो बुद्धिजीवी हैं, जो ऐसे पुरुष हैं, वो आपके साथ जरूर खड़े रहेंगे। और अभी कुछ हमारे नए दोस्त जुड़े हैं, उनका स्वागत करती हूँ। प्रकाश चंद्र पराशर जी वरिष्ठ कवि हैं, दीग राजस्थान से बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका।
और बसंत श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत प्रणाम आदरणीय। और राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, क्योंकि आज के पूरे कार्यक्रम का श्रेय उन्हीं को जाता है। ये जो विषय है उन्हीं ने सुझाया था। और बहुत अच्छा दिव्या जी आपने कहा। और हम जब हम सरकार की बात करेंगे तो हम अनीता जी के पास चलेंगे। और एक छोटी सी राय, चूंकि हमारे पास एक अधिवक्ता भी है और हम इधर अधिवक्ता जी के पास चलते हैं, क्योंकि अभी आप सुन रहे हैं कि महिला सशक्त हो चुकी हैं, उन्हें सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। तो एक अधिवक्ता होने के नाते, और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इनका भी छोटा सा एक बच्चा इस दुनिया में आया है, और उसके बाद ये लाइव प्रोग्राम कर रही है हमारे साथ। आपकी जो क्या कहते हैं शक्ति है, उसको मैं प्रणाम करती हूँ इस मंच से। छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल नन्हा सा अभी पैदा हुआ है शिल्पी जी का, फिर भी ये ऑनलाइन आई हैं बच्चे को संभालते हुए। देखिए, ये भी महिला सशक्तिकरण का एक रूप है। लेकिन जो पुरुष सशक्तिकरण की बात चल रही है, एज अ एडवोकेट, आप एक अधिवक्ता होकर आप महिलाओं के बारे में क्या जो विचार आप सुन रही हैं अभी, अभी मीता जी भी कुछ बोलेंगी, उनके पास भी हम जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि वाकई महिला सशक्त है, जैसा कि बाकी लोग कह रहे हैं? बिल्कुल मैडम, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि महिलाएं सशक्त हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एडवोकेट हैं, पर मैं कोर्ट भी संभाल लेती हूँ, मैं अपनी फैमिली भी संभाल लेती हूँ और मैं बाहर की जिम्मेदारियां भी संभाल लेती हूँ। मुझे लगता है कि आज की महिलाएं पुरुषों से कहीं ज्यादा सशक्त हैं। पुरुषों से कहीं ज्यादा सशक्त हैं, तो एक प्रश्न ये भी उठता है, लेकिन वो प्रश्न मैं आपके पास शिल्पी जी बाद में लेकर आऊंगी। मीता जी, छोटे छोटे सवाल और छोटा छोटा जवाब चाहूंगी, क्योंकि बातें बहुत करनी है। नीलम जी की बात से कितना सहमत हैं आप, या दिव्या जी की बात से? पूरी तरह। सबसे पहले मंच को प्रणाम, और इस आयोजन के लिए विभा जी आपको विशेष प्रणाम और साधुवाद। बात महिला सशक्तिकरण की हो रही है। हम यहाँ बैठकर कैसे चर्चा कर सकते हैं इस विषय पर? प्रकृति ने जिसे इतना सशक्त बनाकर भेजा है इस धरती पर, प्रजनन की शक्ति केवल स्त्री के पास है। प्रजनन एक ऐसी शक्ति है जो इस मानवता को निरंतरता देती है। पुरुष कितना भी चाहे, कुछ भी का चाहे, चाहे चिकित्सा शास्त्र कितना भी समृद्ध क्यों ना हो जाए, प्रजनन की शक्ति स्त्री के पास है। तो हम उसके सशक्तिकरण पर उंगली या सवाल कैसे उठा सकते हैं, जिसको तो प्रकृति ने ही इतना सशक्त बनाकर भेजा है। मैं बिल्कुल सहमत हूं अपनी सभी बहनों से कि प्रकृति ने जिसे सशक्त बनाकर भेजा, नारी सशक्तिकरण की चर्चा हम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इतिहास की ओर जरूर बढ़ूंगी। आपने छोटा सा उत्तर मांगा, थोड़ा सा बढ़ूंगी। हम रामायण पढ़ते हैं जब, तब हम देखते हैं कि अश्वमेध के यज्ञ में सीता जी, जो कि वहां नहीं थी, उनकी हिरण्यमयी यानी सोने की मूर्ति बनाकर वहां यज्ञ की पूरी कार्यविधि संपूर्ण हुई। चाहे वैदिक काल हो या उसके बाद का काल, जब तक कि मध्य एशियाई देशों से भारत में कुछ ऐसे शासक, कुछ ऐसे क्या कहना चाहिए, आतताई या आक्रमणकारी नहीं आए, तब तक हम स्त्रियां यहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी बातें थी। धीरे 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 ये बदला है रूप स्वरूप। लेकिन यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होता है इस बात पर मेरी। अंग्रेजों के आने के बाद 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और फिर धीरे धीरे उनका साम्राज्य का विस्तार हुआ और उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों के आने के बाद समाज में चेतना आई नारी उत्थान की। कुछ प्रत्यक्ष, कुछ अप्रत्यक्ष, कुछ नियम ऐसे बने, कुछ सामाजिक ऐसे हमारे जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, राजा राम मोहन राय जी, ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक भी हुए, दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने स्त्रियों के स्तर को बढ़ाया। और हमने ये देखा है, आप सभी परिचित होंगे, अधिवक्ता जी हमारे साथ हैं, कि जब संविधान की रचना हो रही थी तो संविधान की रचना में भी 130 महिलाओं का अमूल्य योगदान है।
जो भारत के कोने कोने से आई थी और जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही थी। हम थोड़ा और पीछे जाते हैं तो हम रजिया सुल्तान का जिक्र पाते हैं, हम दुर्गावती का जिक्र पाते हैं, हम नूरजहां को सिर्फ हम एक सम्राट की पत्नी के तौर पर नहीं देख सकते। हम जहां आरा का जिक्र पाते हैं, जेबू निसा का, और शिवाजी की माता जी जीजाबाई, उनको हम कैसे भूल सकते हैं, वे तो राष्ट्र निर्माता थी। तो इस तरह से, और आधुनिक परिवेश में भी यूं तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम अमेरिका और यूएसए के नाम से जानते हैं, उनका कई 100 साल हो गए हैं उनको आजादी प्राप्त हुए, लेकिन एक भी महिला राष्ट्रपति वो नहीं दे पाए हैं, हमने दी है। क्या बात। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारी राष्ट्रपति, हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। तो ये हमारी पहचान है। और भारतीयता और नारी सशक्तिकरण आपस में इस तरह से ताने और बाने की तरह घुले मिले हैं कि आप उसे अलग कर ही नहीं सकते हैं। बहुत अच्छी बात गीता जी, बहुत बहुत आभार। अच्छा जवाब आपने दिया, और हमारे दर्शक भी बहुत आनंदित हो रहे हैं, सुन रहे हैं। राजीव मल्होत्रा जी लगातार उनकी जो कमेंट्स हैं, और मुझे लगता है अनीता जी के जरूर पति हैं ये। जी जी बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम करती हूँ आदरणीय आपको। और अनीता जी, चूंकि हमने सबकी बातें सुन ली, सब हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं और सब नारी शक्ति हैं, हर क्षेत्र में अपनी शक्ति को आजमा रही हैं। आप एज एक नेत्री हैं, आप भाजपा को सपोर्ट कर रही हैं, या भाजपा मंडल से आप आ रही हैं, और एक नई दिशा की ओर जो महिलाएं चल रही हैं, तो सरकार ने क्या कुछ किया है महिलाओं के लिए? मैं आपसे आग्रह करूंगी, चूंकि बातें बहुत करनी है, और छोटा छोटा जवाब मैं चाहूंगी कि आप हमारे तमाम दर्शकों को बताएं कि नारी के लिए, औरतों के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। क्योंकि हम जिस भारत में रहते हैं वहां पर सब कुछ है, लेकिन जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, उसकी बहुत कमी है। लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार ने आपको क्या दिया, क्या नहीं दिया, और हम हमेशा सरकार को कोसते रहते हैं, सरकार ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और हमें कुछ पता है नहीं। तो मैं तमाम दर्शकों को आप आग्रह करती हूँ कि आप उन्हें जानकारी दें कि सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या योजनाएं दी हैं और कितना कार्य हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं अग्रिम में देना चाहती हूँ, और 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ अपनी महिलाओं के लिए। औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागबां है इस कायनात की। तो अभी इस वक्त जितनी भी हमारी महिला शक्ति है वो बहुत सशक्त हो चुकी है। मैं डॉक्टर साहब की, सभी जितनी भी मेरी महिला साथी हैं, उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस समय महिला बहुत सशक्त हो चुकी है। उनको, वो किसी पे निर्भर नहीं है, उसको किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए, और बाकी जो हमारी मौजूदा सरकार है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी है, और वो भी महिलाओं के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए। तो बहुत योजनाएं लाए हैं ताकि महिला किसी पे डिपेंड हो ही नहीं, वो खुद सशक्त रहे, उसको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए सरकार हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं लाई है। मैं छोटी छोटी योजनाएं जो है, मैं आज आपके माध्यम से, इस एफबी लाइव के माध्यम से महिलाओं को देना चाहती हूँ, ताकि जितनी भी हमारी लाभार्थी महिलाएं हैं वो उसका फायदा उठा सके। क्योंकि कुछ महिलाओं को पता ही नहीं है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। तो एक जागरूक की तरह मैं बता देती हूँ, बाकी उनको एक्सप्लेन, छोटा छोटा एक्सप्लेन कर दूंगी उन्हें। सबसे पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि हम बेटी को बचाएंगे तभी तो उसको पढ़ाएंगे और सशक्त बनाएंगे। सबसे पहले तो यही हमारी सरकार की योजना है। दूसरी योजना उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना है। जैसे ही बेटी पैदा होती है, आप उसका एक बचत खाता खोल सकते हो, और उसमें आप उसके लिए धीरे धीरे जितना भी अमाउंट आप उसके लिए जोड़ सकते हो, जो भी आप बचत कर सकते हो, उसमें आप जमा कर सकते हो। तो उसके लिए भी सरकार ने 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए तक आप उसमें जमा कर सकते हैं, ताकि जब वो 18 ईयर्स की हो जाए, 18 साल की हो जाए,
तो वो जो मनी होगी, वो जो पैसा होगा, वो उसके पढ़ाई में और उसकी जो जरूरतें हैं उसमें काम आएगा। उसके बाद उन्होंने अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना शुरू की। आवास योजना जितने भी हमारे गांव में सबको उन्होंने आवास बना के दिए हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो घर अभी नहीं बना सकते, उनके लिए आवास योजनाएं उन्होंने शुरू की। लेकिन इसका एक ये नहीं है कि उसमें पुरुष नहीं रह सकते, लेकिन उसका एक जो बेनिफिट है सरकार ने जो दिया है वो ये दिया है महिलाओं के लिए कि उस जो मकान बनाए हैं उसका जो मालिकाना हक जो होगा वो महिला के नाम पे है, ताकि महिला सशक्त रहे, उसको ये डर ना रहे कि भी मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा। तो उसका मालिकाना हक जो है वो सरकार ने महिलाओं को दिया है, पुरुषों की बजाय महिलाओं को दिया है। उसके बाद एक योजना है हमारी महिला ई हाट। महिला ई हाट, उसमें क्या है, जो हमारी महिलाएं हैं छोटे छोटे उद्योग करती हैं अपने घरों में बैठकर, और वो बाहर नहीं जा सकती, उनको सेल आउट करने के लिए। अनीता जी 1 मिनट में क्षमा चाहूंगी आपसे, जी जी रोकना जी चाहती हूँ क्योंकि बहुत दूर से हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं हांगकांग से। मैं बहुत प्रणाम करती हूँ आदरणीय, बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। सब इतनी दूर दूर से जुड़े हुए हैं और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन सभी का स्वागत। धन्यवाद है पूनम शुक्ला जी बहुत प्रणाम करती हूँ आपको। जी। जी जी कहें, आप कहें। हाँ, आप अपनी बात अभी पूरी हमारी एक महिला ई हाट योजना है सरकार की। उसमें क्या है कि छोटे छोटे उद्योग जो महिलाएं घरों में बैठ के करती हैं और अपने प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो बाहर जाकर बेच नहीं सकती, तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो वहाँ महिला ई हाट में पंजीकरण करके अपने प्रोडक्ट वहाँ ऑनलाइन बेच सकती हैं और घर बैठे ही अपना काम कर सकती हैं, अपने परिवार का वो गुजारा कर सकती हैं, तो इसलिए उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी उज्ज्वला योजना, 1.9 करोड़ तक महिलाओं को उन्होंने गैस सिलेंडर वगैरह दिए हैं। उससे जितनी भी हमारी ग्रामीण महिलाएं जो कि बीमार हो जाती थी, उनको कुछ भी आंखों की बीमारी या सांस की बीमारी या कुछ भी उससे हो जाता था, अभी ये हमारी उज्ज्वला योजना से वो उनको इन बीमारियों से निजात मिला और उनका समय की भी बचत हुई है। धुएं से उनको बहुत जो भी इन्फेक्ट होता था उनके शरीर में जहाँ भी, तो उससे उनको बहुत राहत मिली है। उसके बाद उन्होंने हमें फ्री सिलाई मशीन की योजना है कि आपको फ्री सिलाई मशीन देकर आप महिलाएं उसमें अपना काम करके अपने घर का परिवार का गुजारा कर सकती हैं। और शौचालय की योजना, जो कि शौचालय जो बनाए हैं ना, वो कितना अभी लोगों ने बोला कि शौचालय क्या, प्रधानमंत्री हमारे शौचालय बनाने की बात करते हैं, लेकिन उसका जो साइड जो इफेक्ट है, जो महिलाओं और जितने पुरुषों के लिए भी, सबके लिए, लेकिन जो महिलाओं पे उसका जो प्रभाव पड़ा है उससे देखिए, शौचालय बनाने से महिलाएं जो देर पर घर से बाहर जाती थी या अंधेरे में कहीं निकलना होता था तो उनको डर रहता था कोई हादसा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो डर खत्म हुआ। दूसरा, उन लोगों ने जो बाहर जाने से उनको बीमारियां हो जाती थी उनसे उनको बचाव हुआ, वो अपना घर में रह। और हमारी एक योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना है, जिसमें महिलाओं अपना छोटे छोटे उद्योग कर सकती हैं, सरकार उनका पूर्ण सपोर्ट करेगी उसके साथ। और उसके बाद हमारी एक स्किल डेवलपमेंट योजना है। स्किल डेवलपमेंट योजना जो है वो है अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ी जाति की जो महिलाएं हैं उनको जो मिलेगा सब्सिडी, जो उनको सब्सिडी के साथ लोन मिलेगा ताकि उन पे प्रेशर ना रहे, उनको सब्सिडी मिलेगी लोन में और वो उससे अपना छोटे छोटे काम, छोटे छोटे उद्योग बना सकती हैं, घर बैठे अपना काम कर सकती है गुजारा। तो इसीलिए और भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है, कुछ इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं और कुछ कार्यरत हैं जो हमें आगे चल के महिलाओं को और भी सशक्त बनाएंगी। जी मीता जी कुछ पूछना चाहती हैं आप? जी मीता जी। जी अनीता जी, मैं आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहूंगी, वो ये जोड़ना चाहूंगी, आपने अभी कौशल विकास योजनाओं के बारे में बात की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी और इस पटल से मैं सभी अपने जो साथी जुड़े हैं उनको भी बताना चाहूंगी कि पूरे भारतवर्ष में भारत की सरकार ने 300 विद्यालयों को चुना है, जिसमें जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं जिन्होंने कक्षा 10 पास की है और जिनकी उम्र 15 साल से 45 साल के बीच है, उनको कौशल संवर्धन के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा केंद्रीय विद्यालय स्किल हब बना है और अभी इस मंच
ये भी बता दो। बहुत बहुत वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत 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 मैं वही आपको मीता जी आपको शुभकामनाएं। बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं जो महिला के सशक्तिकरण में लाभदायक है, और कुछ ऐसी हैं कि जो कुछ महिलाओं तक पहुंच नहीं पाती है। तो हमारे भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग यही काम करते हैं कि हम ये सारी योजनाओं उन तक पहुंचाएं और वो उनका लाभ उठा सकें। तो ये है उनकी, और भी बहुत सारी हैं डिटेल में जिनसे अभी कुछ बहुत कार्यरत है। बढ़िया अनीता जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए तमाम दर्शक भी जुड़े हुए हैं, जो उनके भी जहन में मैं बताना चाहती हूँ सभी दर्शकों को कि यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमारी जो आज महिला शक्ति यहाँ पर शोभायमान है हमारे पटल पर, उनसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको खुली आजादी है, आज आपको आजाद कर दिया हमने। और आप सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल औरतों को पसंद नहीं है, लेकिन आज आप पूछिए सवाल, हम जवाब देंगे। और बहुत अच्छी बात अनीता जी आपने कही। लेकिन आप देखिए अभी ममतेश कौशल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। दीदी प्रणाम करती हूँ। विभा दीदी मेरी बड़ी बहन है, उनको प्रणाम करती हूँ। विभा मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और लगातार प्रदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय। देखिए दर्शक बहुत सारे जुड़े हुए हैं और सबके मन में कौतूहल है कि आखिर इस परिचर्चा का परिणाम क्या होने वाला है, या यह परिचर्चा किस ओर हमें लेकर जाएगी। और डॉक्टर नीलम वर्मा के पास मैं आऊंगी। और शिल्पी जी, एक प्रश्न, बहुत ही ज्वलंत प्रश्न आपके पास मैं लेकर आ रही हूँ। डॉक्टर वर्मा, सरकार ने बहुत कुछ दे दिया महिलाओं को, और जो जागरूकता की जो कमी है भारत में, उस जागरूकता की कमी को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं? किस प्रकार जैसे अब एक एक और ये, वो तो मैं शिल्पी जी से पूछूंगी क्योंकि वो अधिवक्ता है और उन्हीं के कार्य क्षेत्र से है ये सवाल। तो डॉक्टर वर्मा, सिंपल सा सवाल ये है कि जो आरक्षण आरक्षण का गाना चल रहा है इतने सालों से कि 33% आरक्षण देना चाहिए, कागजी जो पुलाव है वो पक रहे हैं, वो धरातल पर कब आएगा? और आपको क्या लगता है कि वाकई जब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और सभी इसी बात को समर्थन दे रहे हैं कि महिला सशक्त है, तो आरक्षण की कितनी जरूरत है और क्यों जरूरत है? आपसे मैं जानना चाहूंगी। ओवर टू यू। जहां तक मेरा सोच है वो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार के आरक्षण से जो भी कुछ हमें प्राप्त होगा वह क्षणभंगुर होगा, क्योंकि हमें उसके लायक बनना है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि जो पुरुष वर्ग है हमें उसके इक्वल हमें होने का ट्राई करना है। हम जहाँ हैं हमें अपने आप को, अपने दायरे को, उसे हमें कॉम्पिटिटिव बनाना है। हमें अपने आप को हमें कॉम्पिटिटिव बनाना है। हमें क्यों आरक्षण की आवश्यकता है? अगर स्त्रियां चाहें, अब आज देखिए एजुकेशन के अवसर सबको समान रूप से मिल गए हैं, आगे से कोई भी कैरियर चुनने के अवसर मिल गए हैं। तो ये बस जिसे कहना चाहिए कि एक वो कोशिश रहती है कि हम इस वाले वर्ग को अट्रैक्ट कर लें, उस वाले वर्ग। स्त्रियों को इस तरह के दाव पेच में नहीं फंसना चाहिए। उन्हें अपने बल पर वो चाहे तो वो 50% से भी ज्यादा उनकी सीट्स हो सकती है, क्योंकि अभी तक एक बहुत, अगर हम अपने पार्लियामेंट में देखें, हमारे पार्लियामेंट में अभी जो पिछले जो साल, जो हमारे 7 जो डिकेड्स जो हमारे बीते हैं, उसमें अधिकतर जो उसमें लोग जो मेंबर्स होते थे वो उतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे। वो अपने दम और उसके ऊपर उनका आना शुरू। अभी के अगर हम उनका वो प्रोफाइल देखें, जो लोग वहाँ पार्लियामेंट में बैठे हैं, उन सबका एजुकेशन लेवल जो है वो हायर होता जा रहा है। तो इसलिए जो स्त्रियां हैं उन्हें स्वाभाविक रूप से उनके लिए अपॉर्चुनिटी अपने आप में बन चुकी है। सिर्फ उन्हें उसके लिए उन्हें आगे निकलना है और अपने अपने दम पर उन्हें पुरुष तो कभी, मतलब उनके इक्वल, हम क्यों ऐसा सोचते हैं ये उसके इक्वल हो जाए? अरे भाई वो इक्वल है, तो इसलिए उसको आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको किसी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। एक जो मैं इस सरकार से शायद एक चीज संभव हो सके जो आज तक हमारे
पूरे उसमें जो जब हमारे फॉर्म्स भरते हैं, जो मतलब उसका वैसे कोई इम्पैक्ट नहीं है कि हमारा कोई ऐसा नहीं होगा कि विमेन को कोई बहुत उसमें कुछ उनका फायदा हो जाएगा, लेकिन एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक उनके लिए वो एक बहुत अच्छा वो स्टेप रहेगा अगर जो भी फॉर्म भरा जाता है उसमें नेम, फादर्स नेम, वाई मदर्स नेम होना चाहिए ना, इट मतलब व्हाई इट शुड बी, मतलब हमने अपने आप को बहुत बात दोनों आपने, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया। जी मदर नेम भी पूछते हैं, आज है ऐसा भी मीता जी कुछ कहना चाहते हैं। 80% फॉर्म्स में है, आप पासपोर्ट का फॉर्म देखिए, आप उसका फॉर्म देखिए, जिसमें भी देखिए मदर्स नेम शुड बी मैंडेटरी। डॉक्टर वर्मा, उमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी है। उमा जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ पटल पर। जी मीता जी कुछ कहना चाहती हैं डॉक्टर वर्मा? जी डॉक्टर वर्मा, मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि अब ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, मदर्स नेम हर फॉर्म में भरा जाता है। जरूरी है। मार्कशीट बहुत टाइम से मैं फॉर्म नहीं भरा। हाँ नहीं, सब हाँ हो सकता है, अभी स्टार्ट है। एक चीज में और बताना परिवर्तन अभी शुरू हुआ है, अभी। और देखिए डॉक्टर वर्मा ने मीता जी जरूर ये बात कही है कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, और कहीं कहीं ये शुरुआत हुई है। नहीं, अभी शुरुआत हो चुकी है जॉब के लिए भी और 10th-12 सर्टिफिकेट में भी। थैंक यू। सर्टिफिकेट में भी। और एक चीज अभी शुरुआत हो चुकी है विभा जी, अभी शुरुआत हो चुकी है कि अगर आप जॉब के लिए भी और स्कूलों में भी 10th और 12th के सर्टिफिकेट पे पेरेंट्स का नाम हो गया है, माता पिता दोनों का नाम जरूरी हो गया है। लेकिन इतना अच्छा हो अगर मान लीजिए तो ये शुरुआत हो चुकी है। अनीता जी, डॉक्टर वर्मा, मीता जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ। जी कहिए डॉक्टर वर्मा, कहिए। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी कि ऐसा भी प्रावधान है, वैसे तो हमारे साथ अधिवक्ता जी बैठी हैं, ऐसा भी प्रावधान है कि यदि पिता का नाम नहीं है तब भी फॉर्म भर सकता है बच्चा। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे अब समाज में होता है, सिंगल मदर्स हैं, ऐसा नहीं है, ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। देखिए आप सभी के लिए एक ज्वलंत प्रश्न आया है पटल पर, और प्रश्न पूछने वाले जो है उनका नाम मैं नहीं बताऊंगी। प्रश्न ये है कि आरक्षण के दबाव में सही व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती है। कितना सही है? आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। काबिलियत ही एक आरक्षण है। आपकी काबिलियत, आरक्षण किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, काबिलियत ही आपकी आरक्षण है। आरक्षण बहुत नहीं होना चाहिए, आपकी काबिलियत ही आपका आरक्षण है बस। अब देखिए जो पुत्री यहाँ पर पटल पर विराजमान है, उनके आदर्श पिता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय चरण स्पर्श करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, गोविंद राम अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो खुद एक शिक्षाविद हैं, और उनकी बेटी जब वो पिता के जो नक्शे कदम पर बच्चे चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दिव्या कितना आगे बढ़ रही हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी परिचर्चा आप लोग कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक सवाल दिव्या मैं आपकी तरफ लेकर आती हूँ, क्योंकि शिल्पी जी को मैंने इसलिए रोक के रखा हुआ है क्योंकि शिल्पी जी के पास बहुत ज्वलंत प्रश्न लेकर मैं आऊंगी, और बहुत जटिल प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक दीर्घा में, आपको पता नहीं है, मुझे पता है कि बिल्कुल आग उगल रहे हैं लोग, बहुत सारे जो जवाब चाहते हैं वो महिलाओं के खिलाफ भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और उस ओर तो शिल्पी जी ही बेहतर जवाब देंगी। एक प्रश्न दिव्या आपकी तरफ कि जो, और ये प्रश्न मैं चाहूंगी कि छोटा छोटा जवाब आप सभी दें कि जो महिलाएं हैं वो पुरुष के आधी आबादी आ चुकी हैं, 48% तक महिलाएं हो चुकी हैं पूरी आबादी की, और ये एक बहुत अच्छा रेशियो बन गया है। उसके बावजूद महिलाएं घर में रहना प्रेफर करती हैं ज्यादा, बजाबता कि वो नौकरी पेशा में जाए या किसी व्यवसाय में जाए। ऐसा क्यों है? उनकी मानसिकता अभी तक बदली क्यों नहीं? क्या कारण है? दिव्या मैं आपके पास चलती हूँ, और फिर यही प्रश्न का उत्तर मैं चाहूंगी कि आप सब छोटा छोटा जवाब देकर दें। जी देखिए मैम, मुझे लगता है मानसिकता बदल चुकी है, लेकिन जो चुनौतियां हैं वो कहीं ना कहीं
सेम ही है। अगर पहले से अब में देखा जाए तो बेशक हम बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कोई एक सहारा नहीं है तो हम कैसे बढ़ेंगे। अगर आज मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ नहीं खड़ी होती तो मुझे भी घर में रहना पड़ता, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मुझे उन्हें देखने के लिए रहना पड़ता। हम जिस समाज से आती हैं, जिस बैकग्राउंड से आती है, हमारी सोच ये है कि अगर हम अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना नहीं देंगे तो वो बढ़ेंगे नहीं, मेड के सहारे बच्चे नहीं बढ़ सकते। ये मानसिकता महिलाओं में अभी भी है और मुझे लगता है कि हमें इसका स्वागत करना चाहिए। और ये जो हमारे अंदर चीजें हैं, ये संस्कार ही है हमारे, और हमने ये देखा भी है कि मेड के सहारे बच्चे नहीं पल सकते। इसलिए महिलाओं को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारी नौकरी कहीं अड़चन ना बने। अगर आज मेरी मदर इन लॉ मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं अपनी नौकरी को आगे नहीं बढ़ा सकती। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानसिकता तो बदल गई है, हमारी मानसिकता विकसित भी हो गई है, लेकिन जो चुनौतियां हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं या फिर जब बड़े होते हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं, आजकल बच्चे बोलते हैं कि मम्मा आपने मेरे लिए क्या किया, आप तो रहती ही नहीं हो। तो जब ये प्रश्न माँ से पूछा जाता है ना, तो माँ के दिल पे क्या बीतती है ये हम और आप समझ सकते हैं। और शायद वो माँ ये कभी नहीं सुनना चाहेगी, वो चाहे नौकरी करे, 24/7 काम करे, लेकिन वो बच्चों को लेफ्ट आउट नहीं छोड़ सकती है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए महिलाएं सोचती हैं कि थोड़ा सा हम ब्रेक ले लें, हो सकता है आगे आने वाले समय में हमारे साथ भी ऐसा हो, हम ब्रेक लें। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के जो वेबिनार्स होते हैं, इस तरह की जो चर्चाएं होती हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। अगर मैं जिस अपनी फील्ड की बात करूं तो मुझे लगता है कि महिलाएं अपनी बात को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त करती हैं पुरुषों की तुलना में, क्योंकि हम अपनी जो हमारी चैलेंजेस हैं हम उन्हें फील कर रहे हैं, रोजाना हम अपने चैलेंजेस को फील करते हैं। एक चीज मैं और भी यहाँ रखना चाहूंगी, शायद थोड़ा सा सवाल से अलग है, लेकिन जो मैंने फील किया पिछले 13 साल में, ये कहा जाता है मीडिया में महिलाओं के लिए कि महिलाओं को जो अवसर मिलता है उनके सौंदर्य से मिलता है या फिर अन्याय के तरीके से मिलता है। लेकिन देखिए, एक बात मैं यहाँ बहुत क्लियर कर दूं कि सौंदर्य से या फिर कोई अगर गलत काम करके आगे बढ़ रहा है तो उसे सिर्फ एक बार अवसर मिल सकता है, उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, बार बार नहीं। तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि महिलाओं को उनके सौंदर्य से सिर्फ एक बार अवसर मिल सकता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं रह पाएंगी। अगर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, राजनीति तक में मैं ये कहना चाहूंगी, ऐसी बहुत सी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने महिलाओं को भागीदारी दी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो उनका एक फेलियर एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि महिलाओं को भागीदारी तो मिल गई, वो उम्मीदवार तो बन गई, लेकिन वो जीत नहीं पाती हैं। क्यों नहीं जीत पाती हैं? क्योंकि उन्हें वोट नहीं मिल पाते हैं। ये लगता है कि अगर ये उम्मीदवार है तो इसे अपने पति या पिता की वजह से यहाँ पे वोट मिला हो, इसे यहाँ पे उम्मीदवारी मिली होगी, अपने टैलेंट की वजह से नहीं, जबकि वो खुद भी टैलेंटेड है। ये हमें अपनी सोच, अपनी मानसिकता को बदलना होगा, और ये हम और आप ही बदल सकते हैं। इसमें बहुत उम्दा बात जी, मुझे बहुत अच्छी बात। और मैं जी कहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। तो मैं जो भी मैम कह रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ, वो बहुत से पुरुषों की सोच बदली भी है। आज हम यहाँ पे हैं तो जैसा आपने कहा कि आपके पति सपोर्टिव, मेरे पति सपोर्टिव हैं, कि उन्होंने ये लिंक ऑन करके मुझे दिया, क्योंकि मैं बहुत से कामों में लगी हुई थी बच्चों को पढ़ाने में, तो उन्होंने तुरंत लिंक ऑन करके दिया। हर लिहाज से वो सपोर्टिव है। सुबह शाम रात को हम नौकरी कर रहे हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं। ऑब्वियसली आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ना कमाए तो हम एक अच्छा लाइफस्टाइल अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे, या फिर हम अपने बच्चों को क्या, हम भी एक अच्छे लाइफस्टाइल के मोहताज हो चुके हैं, हम भी उसको ये तो चलिए बड़ी अच्छी दिव्या जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि आप चलिए हमारे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हम आगे बढ़ गए, लेकिन मुद्दा तो ये है ना कि सवाल तो ये है कि महिलाएं घर में, आपने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए उनका परिवार और वो परिवेश नहीं मिल पाता है, इस वजह से महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और कहीं ना कहीं घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके ही संतुष्ट है। डॉक्टर वर्मा, इस बात से, दिव्या जी की बात से आप कितना सहमत हैं? मैं इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी कि आज का परिवेश इतना बदल गया है कि पुरुष भी परिवार में इक्वल हिस्सेदारी लेते हैं। और एक जमाना था कि जब ये कहते थे कि ये काम तो मतलब लड़की का ही काम है,
या इसे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। वो उसके साथ में पूरा कंधे से कंधा मिला के कहना चाहिए कि वो उसके साथ चलते हैं। मैं एक आप लोगों को छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। और इसमें क्या है ना कि गर्ल्स ने ये मतलब उनके अंदर ये शक्ति आ गई है कि वो इस हक को मांगे। मेरी बेटी को अभी कुछ समय पहले एक शिशु की प्राप्ति हुई, तो क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था तो हॉस्पिटल वालों की रिक्वायरमेंट थी कि एक ही रिलेटिव रहेगा साथ में, और जो एक रहेगा वो 3 दिन या 5 दिन वही रहेगा, कोई और नहीं रह सकता फिर। अब मैंने उसको बोला कि मतलब कि तुम्हारी वो डेट्स वगैरह क्या है, ताकि मैं मतलब कि अपना मैं प्लान काम वगैरह। तो कहती मॉम आप क्यों करोगे? मैंने बोला क्यों, जब आपका होगा बेबी तो मैं मतलब कि आऊंगी। नहीं उसके पापा आएंगे ना। मैंने बोला इतना छोटा बच्चा, उसने तो कभी नहीं लिया हाथ में। आई एम ऑल्सो बीइंग अ मदर फॉर द फर्स्ट टाइम। I also don't know. If I can learn, why can't he learn? He has to learn. क्या बात। And और उसका मतलब कि हस्बैंड भी इतना खुश, he was so happy कि 5 दिन मैं बच्चे के पास रहूंगा। मैंने कहा तुम्हें आता है इतने छोटे बच्चे का इतना सारा काम होता है, ये करना मैं सब कर लूंगा मॉम, डोंट वरी। शी इज सेइंग ना, बहुत अच्छी बात। equally enthusiastic about it. तो उसने बल्कि मुझे कहा कि सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत ही यही है कि पहले तो माँ अपने बेटे को कुछ नहीं करने देती, फिर उसकी बीवी आके कुछ नहीं करने देती। लेट देम वर्क ना, जो हमें आता है करना, हमें भी तो नहीं कहीं से सीख कर आए। हम अगर सीख सकते हैं तो ये क्यों नहीं सीख सकते? वो भी सीख सकते हैं। एंड आई विल अप्रिशिएट बॉयज ऑफ दिस एज, वो पूरी तरह से इस काम में डेडिकेटेड है कि फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। मैंने कहा उसके पास में टाइम का इतना, he has to find time। अगर वो बच्चा पैदा कर सकता है तो उसके लिए टाइम नहीं निकालेगा। मतलब दिस इज द वे। बिल्कुल मानसिकता लोगों की। जी आपस में, हाँ, दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, द साइकोलॉजी। इट इज द मानसिकता बदल गई है और अब हम के लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और जो उसको उसके मतलब हमारे परिवार में कितने भी लोग हों हमें हेल्प करने के लिए, जो हस्बैंड एंड वाइफ जब एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बन के साथ में व्हेन द स्टैंड अप, तो जो एक उनका वो आपस का जो एडजस्टमेंट होता है, उसमें उनको दिक्कतें भी आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, वो सॉल्व करते करते ही जो उनकी बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो जाती है, और उसका इफेक्ट सीधा बच्चों पे पड़ता है। When they see कि the father is also working and for them and mother is also there, तो बाकी हम सब लोग जो है हम उनका एक सपोर्ट सिस्टम है। The unit of the family is baby, mother and the father. They have to become a bonded entity। उसमें जब जो होती है गर्ल्स, उन्हें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी बात, बहुत उम्दा बात आपने कही कि दोनों इक्वल है। जी डॉक्टर वर्मा बहुत अच्छा कह रही हैं। अनीता जी के पास शायद एक प्रश्न है, लेकिन अनीता जी क्षमा चाहूंगी, मैं आपको रोकना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज्वलंत प्रश्न मैं शिल्पी जी के पास लेकर आ रही हूँ। शिल्पी जी, महिलाओं को दिए गए जो संवैधानिक अधिकार है या जो कानूनी अधिकार है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना सदुपयोग हो रहा है? क्या महिलाएं सशक्तिकरण को लेकर जो हम ये परिचर्चा रख रहे हैं, वो महिलाएं सशक्त होकर पुरुषों को ही दबाने का काम कर रही हैं, या जो 498 ए के तहत जो धाराएं लगती हैं, जो दहेज उत्पीड़न या फिर जो भी धाराएं लगती हैं, उसका कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि महिलाएं ये बहुत खूब कर रही हैं और आप इससे ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं। महिलाओं का ये एक पक्ष है और आपको डिफर होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है। शिल्पी जी, ओवर टू यू, और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। बाजी, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो 80% जो केसेस हो रहे हैं वो फेक हैं। 498 की आड़ देकर जो 80% केस हो रहे हैं वो फेक हैं। जो 20% है वो महिलाएं, ऐसी महिलाएं हैं
जो उस स्थिति से उबर के और अपने आप को आगे बढ़ के एफर्ट लॉस बढ़ाती हैं, जहाँ उन्हें न्याय मिलना असंभव हो जाता है। पर 498 एक ऐसी धारा है जिससे दुरुपयोग पूर्णतः हो रहा है, क्योंकि वो लड़के के घर वालों को झुकाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, अपना स्टेटस अपनी लाइफ में मेंटेन करने के लिए लड़कियां इस तरीके की धारा का गलत उपयोग कर रही है। कर ली। बिल्कुल। और जहाँ तक ये प्रश्न है मैम कि अगर हम देखना चाहें कि जिनके साथ अत्याचार हो रहा है वो एक्शन नहीं ले पा रही है। इवन मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं कि मेरे जो खुद के पापा थे वो मेरे साथ बहुत अत्याचार करते थे, पर आज तक मैं उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाई। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँ किसी ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो उस स्थिति से उठ के आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि मैंने उनको छोड़ के मैं आगे बढ़ गई अपनी दिशा में। पर मुझे नहीं लगता कि ये 498 एक का सदुपयोग तो नहीं हो रहा, इसका महिलाएं अधिकतर दुरुपयोग ही कर रही हैं। अभी एक और मुद्दा चला था, एक और कानून आया, मी टू, जो जी। कभी भी आपके साथ उत्पीड़न हुआ हो, कभी भी आपके साथ किसी ने धोखेदारी की हो, कभी आपके साथ कुछ इस तरह का व्यवहार हुआ हो, तो आप कई सालों का गड़ा हुआ मुर्दा आप उखाड़ सकते हो और उस पर आप एक्शन ले सकते हो, कानून बना सकते हो। तो ये कितना सार्थक है आज के समय में? मैं बहुत सारी परिस्थितियां मैंने फेस की हैं, सब काम किया है, पर एक लड़की या एक महिला कभी नहीं चाहती कि वो अपना पास्ट आगे लेकर चले। वो चाहती है कि उसका फ्यूचर अच्छा हो, उसका प्रेजेंट अच्छा हो, और तभी वो सारी चीजें छोड़ के आगे बढ़ जाती है। शायद यही उसके बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक है। देखिए, बहुत अच्छी जानकारी, क्योंकि मुझे ये बात देखिए, हम लोग मीडिया से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं और दिव्या जी भी सहमत होंगी कि ये हमेशा फील्ड में होती हैं। कुछ प्रश्न है आपके दिमाग में? जी, जी, मैम जी, जी। इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन और करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैम बता रही हैं बहुत अनफॉर्चुनेट लगा मुझे ये सुन के, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कानून बनते हैं महिलाओं को सबल करने के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए, लेकिन अभी भी महिलाएं जिस परिस्थिति में हैं वो अपनी बात मतलब वो फाइल ही नहीं कर पाती, वो खुल के बोल ही नहीं पाती, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मेरे पीछे समाज है, जो मेरा परिवार है वो क्या कहेगा। अगर मैं 3 तलाक कानून की बात करूं, 3 तलाक लोग क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, लोग क्या कहेंगे, और लोगों के चक्कर में ही हम अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना लेते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है? नहीं, मैं नहीं ऐसा कह नहीं, नहीं, दुश्मन नहीं कह सकते, फिर आप दुश्मन नहीं कह सकते, सपोर्ट कम करती हैं बस कई बार। मैम वो ये है ना कि अपने एक्चुअली मेरा क्या है कि मैम इन लॉ से कोई इश्यूज नहीं है। मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव थी, शी इज ए कैंसर पेशेंट, शी इज एक्सपायरिंग 2019। तब तक वो मेरे लिए बहुत अच्छी सपोर्टिव थी। पर मैडम आपको ये जान के हैरानी होगी, मेरी शादी ना करनी पड़ी, इस वजह से मेरे पापा ने मुझे मेरे ऊपर हर तरीके के आरोप लगाए। ठीक आपके है, पापा मतलब आपके फादर? यस, हर ओ, तरीके से। ठीक है, और मैंने उसको फेस किया, मैंने उससे भागी नहीं, मैंने उसको फेस किया। फिर लास्ट मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया अब मैं कैपेबल हो चुकी हूँ। इवन जब तक मैं एग्जाम होती थी तो पूरी रात मुझे डिस्टर्बेंस रहता था कि मैं पढ़ ना लूँ, कहीं आगे ना बढ़ जाऊं, या मेरी शादी का खर्चा उन्हें ना उठाना पड़ जाए। तो मैंने मैंने सोची कि लड़की अपने आप में कैपेबल है, मैं वो हर सिचुएशन को फेस करती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। डॉक्टर वर्मा, ये बहुत गहन चर्चा चल रही है, आप सुन रही हैं शिल्पी जी की परेशानी, तो बहुत हद तक मैं जी जी, मीता जी कुछ कहना चाहती है? जी मीता जी। हाँ जी, सबसे पहले तो आपसे जो सुना मैं बहुत मतलब भाव विभोर भी हो गई, और बहुत मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। समाज में ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां हैं और लोग उसको जूझ भी रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं वास्तव में। मैम ये महिला एक्चुअल में अपने जी, अपने पक्ष में बने हुए कानूनों का भी उपयोग नहीं कर पा रही है। मैं एक एडवोकेट होते हुए नहीं कर पाई, तो मैं नॉन
नॉर्मल सामान्य महिलाओं को उम्मीद नहीं कर सकती। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी, यदि हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकलना है तो सबसे पहले हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन यानी लैंगिक संवेदीकरण के विषय में सोचना होगा। लैंगिक संवेदीकरण में हम कुछ परिचर्चाएं करके या फिर हम, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण में देती हूँ इसका, अगर क्लास में डेस्क उठाने हैं तो हम बॉयज से कहेंगे, लड़कों से कहेंगे डेस्क उठाओ। अगर कोई ड्राइंग बनानी है ब्लैक बोर्ड पर तो हम कहेंगे लड़कियों से कि आप यहाँ पर ड्राइंग बनाओ। किसी के लिए भी, किसी के भी व्यक्तित्व को हम खानों में नहीं बांट सकते कि लड़की है तो ऐसा ही करेगी, लड़का है तो ऐसा ही करेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लड़के बहुत सुंदर ड्राइंग बनाते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, तो हमें दायरे से अपने आप को, अपनी सोच थोड़ा विस्तृत करना, ये मानसिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है आज के समय में। और जो मैं सबसे ज्यादा सब महिलाओं को संबोधित करके कहना चाहूंगी कि अपने घर में, आपके घर में जितने पुरुष हैं, बेटे हों, पति हों, जैसा कि कहा कि पति सपोर्टिव होता है, पति सपोर्टिव तब होता है उसकी माँ ने महिलाओं का आदर करना सिखाया है। अगर उसकी माँ ने उसे वीआईपी बनाकर रखा है तो वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा। माँ ने उसे सिखाया। मेरे 2 बेटे हैं और बहुत गर्व के साथ मैं ये कहना चाहूंगी, बताना चाहूंगी, वो मुझसे बहुत अच्छा खाना, ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 ही बेटे थे। जब कोई आता था मेहमान तो ट्रे में कप रख के मैं देती थी और वो लेके जाते थे। मेरी कुछ महिला दोस्त हैं जो आज तक मुझे कहती है तुमने लड़कों से चाय पिलवाई हमें। चाय पिलवाई नहीं, मैंने उन्हें सिखाया कि चाय दी जाती है, इस तरह आदर किया जाता है, इसमें लड़का लड़की कोई नहीं होता। घर में मम्मी अकेली महिला है, आप हो, 2 बच्चे हैं और लड़के हैं, तो 3 पुरुष हो ना आप तीनों मिलके मेरी मदद करो। और मेरे पति ने भी बच्चों को यही कहा, कुछ भी करना, मम्मा का अनादर मत करना, मुझे कुछ भी कह लो। तो ये मैं कह रही हूँ महिलाओं से, माताओं से, जो अपने बेटों को तो खिलाएंगी दूध में मलाई डाल के, और लड़की होगी तो चने की घुघरी चबाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। डॉक्टर वर्मा कुछ कहना चाहती है। अनीता जी कुछ कहना चाहती थी। अनीता जी, डॉक्टर वर्मा के पास में आती हूँ एक क्षण। अनीता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? अनीता जी, आजकल ये सोच नहीं है, अभी तो बहुत चेंज है। आजकल लड़कियां लड़कों से ज्यादा प्यारी हो गई हैं, तो अभी तो बहुत फर्क पड़ गया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी विभा जी आपसे, जो आपने कहा ना कि महिलाएं बाहर नहीं निकलना चाहती, उसका एक मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहती हूँ कि अभी जस्ट थोड़ा टाइम पहले मैं, ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं निकलना नहीं चाहती, जब जरूरत होती है तो महिला निकलती है बाहर, ऐसी बात नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तो महिला निकलती है बाहर। कि मैं अभी किसी शादी में मुझे जाना था देर रात, तो उल्टा देर रात जाना था तो मुझे डर लग रहा था, जबकि मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड सब साथ में थे, फिर भी मुझे डर लग रहा था कि ये प्रश्न नहीं था। प्रश्न ये था कि प्रश्न का आपको जवाब दे। नौकरी की बात हो रही है अनीता जी, नौकरी की, कि नौकरी पेशा क्यों नहीं लेती है और घर में रहना क्यों, मतलब घरेलू कामकाज, घर गृहस्थी संभालना क्यों चाहती है? मैं इस बात का आपको जवाब देना चाहती हूँ कि जब महिलाओं को जरूरत पड़ती है वो निकलती हैं। उसी का एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। तो मुझे जाना था शादी में, तो मुझे डर लग रहा था कि देर रात में जा रही हूँ तो शायद कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, दूर जाना था। लेकिन जब मैं बाहर निकली, आप सोचिए कि मुझे इतना गर्व महसूस हुआ कि मेरी महिला, जो कैब की ड्राइवर थी ना, वो महिला थी, जो वो कैब की ड्राइवर वो महिला थी। और मैं, इतना मुझे गर्व हुआ इस बात पे, तो मेरा सारा डर खत्म हो गया। मैंने कहा एक महिला होकर जो रात के टाइम पे वो अपने परिवार के लिए पूरा कर रही है काम उनके लिए, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड की कोविड में जॉब चली गई और मुझे ड्राइविंग आती थी, इसलिए मैंने क्या किया, हम लोग बैठे नहीं, हम बेचारे बन के नहीं बैठी मैं कि मैं बेचारी बन के बैठ जाऊं, हम क्या करेंगे, अब कहाँ से लाएंगे, सरकार देगी। मैं वही आपको बताना चाहती हूँ। तो उसने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप घर में हो, जॉब नहीं है, मेरे को ड्राइविंग आती है, तो उन्होंने कैब ड्राइवर की जॉब करके अपने घर का अच्छे से पालन पोषण किया। तो अब मैं वो बात आपको रखना चाहती हूँ कि महिला घर में बैठना नहीं चाहती, लेकिन बेमतलब वो बाहर घूमना नहीं चाहती, कि वो नहीं चाहती कि हर वक्त बेमतलब बाहर घूमे। जब जरूरत
पड़ती है तो महिला बाहर निकलती है, अपने परिवार के लिए जब जरूरत पड़ती है तो महिला बाहर निकलती है। तो इसीलिए बड़ी ये अच्छी बात कि जब जरूरत होती है तब महिला निकलती महिला है। मीता बाहर जी आप तक निकलती है। पहुंचती हूँ, आप तक जी। आती हूँ। शिल्पी जी कुछ पूछ रही थी, शिल्पी जी क्या कहना चाहती हैं? एक वाक्य कहना चाहूंगी। अनीता जी, आपने कहा कि सोच बदल रही है। शहरी इलाकों में जहां हम रहते हैं, हमारे साथ हैं अधिवक्ता हैं, हमारे साथ पत्रकार हैं, आप गांव-गांव में जाती होंगी, आपने देखा होगा, मैं भी गांव में जाती हूँ। आज भी शहरों की बात नहीं है, मेरे आसपास की बात नहीं है, मेरी बात नहीं है, लेकिन जो भारत गांव में बसता है वहां आज भी यही सोच है। और जो मैंने पंक्तियां आपको कही कि दूध मलाई खाएंगे बच्चों को, लड़कों को, और लड़कियां चने की घुघरी खाएंगी, ये महादेवी वर्मा जी के एक बहुत सुंदर लेख का हिस्सा है और ये आज भी सच है। वही तो बदलना है। शिक्षा मैम सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब मैं महिलाओं को जी डॉक्टर वर्मा कुछ कहना चाहती हैं? जी कहिए डॉक्टर वर्मा। एक तो जो अभी नीता जी ने कहा उसी पे मैंने 2 पंक्तियों में जो पूरा आज का ये जो घूम रहा है चक्र, इसको मैंने समेटने की कोशिश की थी, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। नारी सशक्तिकरण का है बस इतना सा उपाय, बेटी रिष्ट पुष्ट और अपना बेटा सभ्य बनाए। क्या कहने वाह, साधु पूरी बात बिल्कुल बहुत सुंदर। और कमलेश सक्सेना जी जो अभी इन्होंने जो गांव की बात करी, उसमें मेरा एक एक्सपीरियंस है। मेरी जब शुरू में जब मेरी गांव में पोस्टिंग हुई थी तो लंच टाइम में हमारे जो बाहर आके, ये मैं कापसेड़ा के पास ही था मेरा, तो वो जो गांव की डॉक्टर वर्मा एक मिनट डॉक्टर वर्मा, आप लोग सब अपना अपना माइक बंद कर लीजिए क्योंकि इको हो रहा है, स्पष्ट आवाज नहीं समझ में आ रही है। मैं भी बंद कर लेती। मैं आपको हरियाणा के गांव के बारे में, मैं मतलब जहाँ पे ये माना जाता है कि औरतें बहुत बैकवर्ड है, ये वो, वहाँ की मैं बात आपके सामने रखना चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर थी और लंच टाइम में जब हम लोग अपना डोर वगैरह बंद करके बैठ जाते थे, अपना खाना वाना खाते थे, तो कुछ औरतें बाहर आके बैठ के आपस में गप्पे मारती थी। तो उनकी जो हमने बातें सुनते थे हम, अरे आपको पेरो है जो शहर में तो ना औरतों में छोटी छोटी और मर्द हो बड़े बड़े, औरतें बैठे घर में खाना पीना खाएं, आदमी जाके बाहर काम करें। हमारे यहाँ पर क्या होता है, औरतें होती है बड़ी बड़ी, आदमी होते हैं छोटे छोटे। औरतें सारा दिन खेतन में काम करें और आदमी बैठ के हुक्का पिए। तो ये हालत है गांव में। हाँ, लेकिन आपने ठीक कहा कि जिस ढंग से वो लोग अपने बेटे को पालते हैं, उतना वो अपनी बेटी के लिए, लेकिन गांव की भी जो बेटियां हैं वो बहुत कामकाज भी सीख रही हैं, होशियार भी हो रही हैं, और जो एजुकेशन के अवसर मिल रहे हैं उसमें आज की जो गांव की भी जो गर्ल्स हैं वो अच्छा खासा उनको जॉब का हर एक चीज के बारे में उनको समझ है। तो वक्त धीरे धीरे जो वक्त का पहिया है वो घूम रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जी अनीता जी मैं आपकी तरफ आती हूँ और बहुत सुंदर सार्थक चर्चा चल रही है। कुलदीप कपूर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। कमलेश सक्सेना, सहज दीदी जो शिवपुरी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। विपिन दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। अर्चना गोयल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत स्वागत करती हूँ। और बहुत अच्छा आपने कहा कि वक्त का पहिया धीरे धीरे घूम रहा है, परिस्थितियां बदलेंगी। और एक बात मैं जरूर आप सब की बातों को कहते हैं सुर में सुर मिलाकर एक बात जरूर मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते अगर आप बेटियों के लिए, तो कम से कम यही सोच रख के आप अपनी बेटियों की परवरिश कीजिए, खूब प्यार दीजिए, खूब दुलार दीजिए, खूब मलाई खिलाइए कि मेरी बेटी ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी तो जितना वक्त वो आपके साथ रहेगी उसको 100 जन्म का प्यार दे दीजिए। बिल्कुल जी। तो ये एक बात है। और अनीता जी बहुत देर से कुछ कहना चाहती हैं। जी हाँ, अनीता जी कहें। मैं अनीता जी की बात पे कहना चाहती हूँ। गांव के अभी आप ज्वलंत जो यूक्रेन का देखिए, मैंने इतने सारे जो अभी हम समाचारों में या जहाँ देख रहे हैं
कि इतनी स्टेट से इतने दूर दराज गांव की लड़कियां हैं जो यूक्रेन में पढ़ने के लिए गई हैं। तो वो मैं मीता जी को बताना चाहती हूँ कि काफी हद तक कि हमारा चेंज हो चुका है, तो काफी चेंज हो गया है। बाकी थोड़ा बहुत धीरे धीरे वक्त के साथ रहे हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि बेटा और बेटी, जो स्टार्टिंग में हम बेटा बेटी करते हैं ना, मात्रा ही हटा दे, हम बेटा बेटी रखे ही नहीं। हमारे ये बच्चे हैं, दोनों हमारे बच्चे हैं। बेटा बेटी का काम ही खत्म करके हमारे 2 बच्चे हैं, उन्हें इक्वल हमको लेके जाना है, इक्वल हमको उनको पालना है। बस ये शिल्पी चीजें जी हमें आप ध्यान कुछ रखनी कहना है। चाहती हैं? शिल्पी जी कुछ कहना चाह रही थी। जी, ये स्वागत। यहाँ पे आपकी आप अनम्यूट कीजिए अपनी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। मैम जी जी, कहिए कहिए। मैम कुल मिला के सारांश ये है कि आपको अपनी सोच बदलनी होगी, बेटा बेटी के लिए मानसिकता इक्वल लानी होगी, तभी हम लोग समाज में और अपने दोनों बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभा पाएंगे और हमारे दोनों ही बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत उम्दा सोच। मीता जी कुछ कहना चाहती हैं? जी मैं 2 बातें कहना चाहूंगी, हमें शायद पता होंगी ये। बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान की फिल्मों में अगर आपने गौर किया हो, महिलाओं का यानी हीरोइन का नाम पहले आता है। ये एक बहुत छोटी सी बात है। कुछ अभिनेत्रियों ने पुरुष अभिनेताओं के बराबर जो पैसे जो भी मिलते हैं फिल्म के, उसके लिए मांग की है। ये एक कदम है। और दूसरी बात, सारी बातों का निचोड़ मैं एक छोटी सी कविता से करना चाहूंगी। कविता मेरी नहीं, श्री केदारनाथ अग्रवाल जी की है। ये मेरी प्रिय कविता है और मैं इसे खूब पढ़ती हूँ। मात्र 20-22 शब्दों की कविता है। स्वागत है, स्वागत। मैंने उसको जब जब देखा, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा गलते देखा, लोहे जैसा पिघलते देखा, लोहे जैसा ढलते देखा। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। सारांश ये है कि स्त्री एक लोहे के समान है जो कि दृढ़ इच्छा शक्ति और एक उज्जवल चरित्र रखती है, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालती है, कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी मां बनकर, कभी और दायित्व बाहर के निभाकर, और जब जरूरत पड़ती है तो गोली उठाकर विरोध भी करना जानती है। बहुत बहुत उम्दा बात, बहुत अच्छी बात आपने। और केदारनाथ अग्रवाल जी की जो रचना है वो सिर माथे पर, क्योंकि बहुत सुंदर शब्दों में, कम शब्दों में उन्होंने नारी का एक चरित्र बयान किया है। लेकिन शिल्पी जी, एक सवाल जो है, घरेलू हिंसा और ये सारे जो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा चलते चलते, कि इस तरह के जो महिलाओं के द्वारा अत्याचार के जो धाराएं लगाई जा रही हैं, या इस तरह के गलत केसेस में लोगों को फंसाया जा रहा है, तो ये कितना सही है? और ऐसा जो हमारे कानून के हिसाब से, क्योंकि कानून में अब एक और कानून पास हो चुका है मोहम्मदन औरतों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, कि 3 तलाक को बंद कर दिया गया है। तो 3 तलाक बंद होना, ये साधुवाद देती हूँ मैं हमारे वर्तमान जो अभी हमारे भारत के शासक हैं उनको मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कानून निकाला है। लेकिन क्या इसका दुरुपयोग हो सकता है? अपने स्तर से आप एक अधिवक्ता होने के नाते महिलाओं को यहाँ से क्या मैसेज देना चाहती हैं? विभा जी, मुझे नहीं लगता कि 3 तलाक का कोई दुरुपयोग संभव है, क्योंकि ये एक ऐसा राइट था मोहम्मदन मेल पर्सन के हाथ में। वो जब चाहे उसको, चाहे वो नशे की हालत में हो, चाहे वो नॉर्मल लाइफ जी रहा हो, या फिर उसकी छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती है, तो वो तुरंत उसे यूज करके उसे अपनी लाइफ से हटा देता था। और ये कानून, एक मोदी सरकार एक बहुत अच्छा कानून लाई है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। और दूसरा क्या है कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के केस का अगर हम इस
498 है और डोमेस्टिक वायलेंस। अगर हम दोनों को कंपैरिजन रेशो में रखना चाहें तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो होते हैं वो सही होते हैं, क्योंकि कोई भी महिला जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है वो चाहे तो वो 498 का भी कर सकती है। जब उसके ऊपर अत्याचार होता है तभी ये केसेस होते हैं। 498 का एक बड़े स्तर पे दुरुपयोग संभव है, पर डोमेस्टिक वायलेंस में प्रॉपर मीडिएशन का टाइम रहता है, प्रॉपर उनको बुलाया जाता है, उनकी मतलब उनपे एक तरीके से समझौता भी करवाया जाता है, फिजिकल टेस्ट होते हैं उनके और उससे पता चल जाता है कि सही है या गलत न्यूज है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। 3 तलाक का बंद होना सराहनीय है महिलाओं के लिए और इस पटल के माध्यम से मैं इस कदम की बहुत सराहना करती हूँ। आप सभी की ओर से मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम सरकार की तरफ से हुआ है, क्योंकि एक आप गुस्से में हो, तलाक 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 बोल दिया आपने, रिश्ता खत्म, सब कुछ खत्म। तो ये चीजें जो एक दहशत में जो महिलाएं जीती थी उनको काफी राहत मिली है इससे। एक चलते चलते मैं सभी से बारी बारी से चाहूंगी कि एक सकारात्मक सोच को लेते हुए एक संदेश आप आज के इस परिचर्चा को क्या देना चाहती हैं। मैं डॉक्टर वर्मा की तरफ चलती हूँ। इससे पहले कि बिमी कपूर जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को इतना महत्वपूर्ण समझने के लिए और बनाने के लिए। जी जी अनीता जी, अब आपकी आवाज नहीं आ रही। अनीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ये जितनी भी कपूर फैमिली है, विभा जी, ये जितनी भी कपूर फैमिली, वो मेरी फैमिली है मायके से। हाँ, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। वो मेरी भाभी भाई सब जुड़े हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये भी एक सपोर्ट है, चाहे किसी रूप में आप कमेंट के माध्यम से ही करें। फैमिली सपोर्ट, ये सबसे बड़ी फैमिली सपोर्ट है कि आपकी जो ताकत है ना, मेरे पीछे जो ताकत है ना, वो मेरी सबसे बड़ी फैमिली सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड मेरे पास में बैठे हैं, मेरा मायका सारा वो सुन रहा है, तो ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है। बिल्कुल सही कह रही है। हर स्त्री के लिए, हर स्त्री और सिर्फ स्त्री ही नहीं, मैं पुरुष, अच्छा पुरुष प्रताड़ना की भी बातें आ रही हैं। एक ज्वलंत प्रश्न ये भी है कि पुरुष भी आजकल प्रताड़ित हो रहे हैं, पुरुष भी परेशान है अपनी, आजकल बीवियां भी कलछी लेकर पुरुष के पीछे पीछे घूम रही है कि अब तुम मुझे ज्यादा नहीं दबा सकते, अब मेरी बारी है। तो ये भी एक मुद्दा है और बहुत लोग मुझे कमेंट करके ये भी लिख रहे हैं कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। खैर चर्चा तो बहुत सारे विषयों पर हो सकती है। डॉक्टर वर्मा, एक संदेश अगर आप देना चाहें तो क्या देंगी, और वही संदेश आप दिव्या देंगी और मीता जी, सब एक एक संदेश देकर हम इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे आज के लिए। जी डॉक्टर वर्मा। मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से अपना संदेश देना चाहूंगी, जो मैंने अपनी नानी के लिए लिखी। शिल्पी जी समझ सकती हैं कि इसके जो पीछे का बैकड्रॉप ये है कि जब मेरे नाना जी की कम आयु में डेथ हो गई, तो जो भी उनको मिला उनका कॉम्पेंसेशन और जो भी उनकी, तो मेरी नानी के पिताजी ने उनपे कोर्ट में केस कर दिया कि ये बहुत यंग है। मेरी नानी उस समय 21-22 साल की थी, कि ये बहुत यंग है, ये सारे पैसे को बर्बाद कर देगी, तो ये पैसा हमको दे दो। मेरी नानी ने अपने आप कोर्ट में केस फाइट किया और कहा अगर ये शक है तो कोर्ट ये पैसा अपने पास रख ले, और जब भी ये मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो मतलब कि दे दे इनको। तो मतलब जो जैसा इन्होंने कहा, बहुत बार अपने ही लोग घाव भी देते हैं। तो उनका वो मैंने जो उनसे जो मैं उस समय की बातें सुनती थी, उसको मैंने सुनते एक के मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। स्त्री, नियति और समाज। एक जमाना था जब स्त्री का वजूद समझा जाता था कैद समाज की जंजीरों में, अपने भाग्य को रोना ही होती थी नियति उसकी। तब मेरी नानी ने अपने साहस और आत्मविश्वास से अपनी नियति को बदल कर दिखाया, अपने भाग्य में लिखे दुर्भाग्य का लेखा मिटाकर दिखाया।
जब हताशा का अंधकार मुंह बाए खड़ा था उसके सामने, नहीं समझा उसने अपने आप को बेचारी, नहीं भटकी इधर उधर मारी मारी, हर चुनौती से किया मुकाबला, अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह अल्प शिक्षित युवा विधवा असहाय थी, निरुपाय थी, मन ही मन आशंकित थी, संबंधों की विभीषिका में अकेली थी, विकंपित थी। पर वह जानती थी दुनिया से लड़ना भी और दुनिया को झुकाना भी, अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए, और हाँ मेरे लिए तो आसमान के तारे भी तोड़ के ला सकते थे। चरखे पर सूत काटती उसकी उंगलियों के साथ गुंजन करता था एक ही मंत्र, जो आज भी सरसराता है हवाओं में, बनकर मेरे अस्तित्व का शक्ति तंत्र। दड़वट जमाना कट पले दिन आनगे, दड़वट जमाना कट पले दिन आनगे। काश उसके जैसा साहस का अंश मात्र भी मैं देख पाऊं स्वयं अपने में या आज की किसी भी अन्य स्त्री में। बड़ी हैरत होती है मुझे आज जब स्वयं स्त्री ही मंच पर खड़े होकर कहती है, सोचती है और स्वीकारती है कि कैद में है उसका वजूद, समाज के उस चक्र में जो टिका है उसी के स्वभावजन्य ममत्व पर, निश्चल कर्तव्य बोध पर, स्वेच्छा से धारण किए उत्तरदायित्व पर। न जाने क्यों वह भूल जाती है कि उसी के हाथों में छिपा है समाज के भविष्य की रूपरेखा का आकार। अपनी जन्मी अथवा अजन्मी बेटी को वह स्वयं दे सकती है सुरक्षा, कर सकती है अपने और उसके सपनों को साकार। न जाने क्यों वह भूल जाती है कि समाज के अनवरत घूमते चक्र की वह स्वयं ही धुरी है। समझ लेती है अपने आप को उस गैया से निरीह जिसकी गर्दन पर कभी भी चला सकता है दुर्भाग्य अपनी पैनी छुरी। यदि एक स्त्री करे अपने को केवल अपनी ही सोच की जंजीरों से आजाद, यदि एक स्त्री कर सके अपने को केवल अपनी ही सोच की जंजीरों से आजाद और ठान ले आगे बढ़ने की, समाज अपने आप पीछे हट जाएगा। निर्णायक वह स्वयं है, अपनी भाग्य विधायक वह स्वयं है। नारी सदैव जयते, स्वयमेव जयते, स्वयमेव जयते। शुक्रिया। निखिल, निखिल ऑडियो चला गया। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। विभा जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी जी जी, वो अपने आप कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। मेरे बहुत पुराने मित्र जुड़े हैं इस वक्त, तकरीबन 25 से 30 साल पुराने हैं। जियाउर रहमान जाफरी जी बिहार से, और ये बहुत अच्छे गजलकार हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ आपका कार्यक्रम में। नेहा शर्मा नोएडा से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने आपकी कविता के लिए बहुत सुंदर लिखा है। और संजय जी ने लिखा है बहुत सुंदर कविता आपकी। तो बहुत सारे संदेश आप सभी के लिए प्रेषित हो रहे हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि विशंभर लाल कपूर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और बहुत सुंदर संदेश आपने दिए। दिव्या जी, आप सब अपना अपना माइक बंद कर लीजिए। जिनका मैं नाम लूंगी कृपया वही अपना माइक खोले। दिव्या जी, क्या मेरे फादर हैं, विशंभर लाल कपूर मेरे फादर हैं। प्रणाम करती हूँ मैं आदरणीय आपको। और दिव्या जी, क्या संदेश है, आप क्या देना चाहती हैं? माइक खोल लीजिए दिव्या जी। जी मैम, आवाज आ रही है जी। मुझे लगता है इतने कम समय में एक औरत की पहचान यही सबसे बड़ी है कि पहले वो अपने पति और पिता के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब जब हम चलते हैं या कहीं जाते हैं तो हमारे नाम से हमारा इंट्रोडक्शन कराया जाता है। ये एक बहुत बड़ी जीत है महिला की। और बस अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि एक टूटे हुए बटन से लेकर व्यक्ति के आत्मविश्वास तक जोड़ने की कला है मुझ में। औरत हूं मगर सूरते कोहसार खड़ी हूं। और सबसे बड़ी बात अगर देखें, अपने हौसले से तकदीर को बदल दूं, सुन ले दुनिया मैं औरत हूं। बस यही कहना चाहूंगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। और नीता जी, छोटा सा संदेश
आपकी तरफ से भी। और अनीता जी, आप भी तैयार रहें अपने संदेश के साथ। और बहुत सुंदर आप लोगों ने संदेश दिए और बहुत सकारात्मक सोच लिए हम इस कार्यक्रम को अंतिम पायदान पर लेके चल रहे हैं। जी मीता जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। सबसे पहले तो आयोजन के लिए पुनः धन्यवाद, और इस सुंदर विषय को चुनने के लिए पुनः धन्यवाद, और बहुत सारे पुनः और भी हैं धन्यवाद की श्रृंखला में। तो एक छोटी सी रचना के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। जिंदगी ने एक दिन मुझसे कहा, जिंदगी ने एक दिन मुझसे कहा कि तुम उठो, तुम उठो, तुम उठो, तुम उठो, उठो कि उठ पड़े असंख्य हाथ, चल पड़ो कि चल पड़े असंख्य पैर साथ, मुस्करा उठे क्षितिज पे भोर की किरण, और फिर प्यार के गीत गा उठे सभी, उड़ चले असीम आसमान चीरते। एक दिन जिंदगी ने मुझसे फिर कहा, तुम रचो, तुम रचो, तुम रचो, तुम रचो, रचो हवा पहाड़ रोशनी नई, जिंदगी नई, महान आत्मा नई, सांस सांस भर उठे अमिट सुगंध से, और फिर प्यार के गीत गा उठे सभी, उड़ चले असीम आसमां को चीरते, उड़ चले असीम आसमां को चीरते, उड़ चले असीम आसमां को चीरते। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात है, बहुत सुंदर कविता, और कविता के माध्यम से जो सशक्त संदेश आपने दिया उसके लिए साधुवाद जी। अनीता जी, अब हम आपकी तरफ रुख करते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे तमाम दर्शकों को और नारी शक्ति को संदेश दें आप। जी, आपको इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि लड़की को पराया धन कहना जब हम बंद कर देंगे तो शायद हमारे समाज में बहुत तरक्की होगी। हमें पराया धन नहीं कहना है। जो हम सुनते हैं, पैदा होते ही ये शब्द सुनना शुरू करते हैं कि तुम पराया धन हो, तो ये जब हम कहना बंद कर देंगे तो महिलाओं को उड़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को ये मत बोलो कि ये तेरे पिता का घर है, शादी के बाद ये तेरे पति का घर है। नहीं, ये बोलिए ये तेरे दो घर हैं, ये तेरे पिता का घर है, ये तेरे पति का घर है, दोनों तेरे अपने हैं। तो यही संदेश मैं देना चाहती हूँ बस। जी, बहुत बढ़िया बात। जिंदगी भर हम खोजते रहते हैं कि हमारा दर कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, हमारा घर कहाँ है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ इसमें कि हमारी जो मौजूदा सरकार है, शायद उन्होंने ये कदम उठाया है, इसीलिए उन्होंने आवास जितने भी दिए हैं महिलाओं को मालिकाना हक दिया है, ताकि कोई पुरुष ये ना कह सके कि तुम्हारा घर नहीं है। अनीता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अनीता जी, कुछ कहना चाहते? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यूपी के अंदर लड़कियों को प्रॉपर्टी के अंदर इक्वल राइट्स नहीं है और एग्रीकल्चर लैंड में भी राइट नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सरकार से इस तरीके का प्रस्ताव पास करने का निर्देश दें कि बिल्कुल लैंड पर राइट ले सकता है, वो हर तरीके का राइट ले सकता है, तो लड़की क्यों नहीं ले सकती? बिल्कुल नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो आवास योजना सरकार चला रही है। तो वो पहला कदम उन्होंने उठाया है कि वो महिलाओं को हक दे, महिलाओं को मालिकाना हक दिया उन्होंने। बाकी जो आप बात कह रहे हैं, हम उसके बारे में आगे चर्चा जरूर करेंगे, इस बारे में आपका विषय जरूर रखेंगे। और मैम, ये पूरे भारत में ये कि जब इक्वल राइट्स और इक्वल ड्यूटीज आई हैं, तो उत्तर प्रदेश क्या एक अनोखा राज्य है जहाँ पे लड़कियों को पीछे रखा गया है? ऐसा क्यों है? बात आपकी, बिल्कुल आपकी बात रखी जाएगी और इस पे कदम भी सरकार उठाए, बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आपका ये प्रस्ताव आगे पहुंचाए। देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, चाहे महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो। जी मीता जी आप भी कुछ कहिए। मैं एक चीज यहाँ जोड़ना चाहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये बात बताई कि उत्तर प्रदेश में ऐसे प्रावधान नहीं है। हम उसी भारत में रहते हैं जहां उत्तर प्रदेश भी है और जहां मेघालय भी है। मेघालय में महिलाओं को पुरुषों से अधिक अधिकार प्राप्त हैं। वहां मातृसत्तात्मक सामाजिक ढांचा है
और वो हमारे लिए एक प्रकार से मार्गदर्शक है कि ऐसे भी महिलाओं को आदर दिया जा सकता है। लड़के शादी होने के बाद लड़की के घर आते हैं तो लड़के से पूछा जाए कि बेटा तुम्हारा कौन सा घर है, ये तुम्हारी मम्मी का घर, ये तुम्हारी पत्नी का घर। तो ये कहना चाहती हूँ कि हम उसी भारत में रहते हैं, तो इस तरह का ऊंच नीच, इस तरह की बना के रखना पड़ेगा हमें। सोच में अंतर है और ये बहुत अच्छी और नई बात हमें पता चली, इसके लिए आपका आभार। पर्सनल ओपिनियन रख रही हूँ, जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार हुआ वो शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे बहुत ही अच्छे हस्बैंड मिले बाय द गॉड ग्रेस। पर हर लड़के की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि वो लाइफ इजीली सरवाइव करके ले जाए, क्योंकि बिना, हम लोग चाहे कहते हैं कि डॉरी नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए, पर समाज की एक सच्चाई यही है कि बिना, लड़की जिस दिन पैदा होती है पहला क्वेश्चन माइंड में यही क्लिक होता है कि हमें इसकी शादी करनी है। पहला क्वेश्चन ये होता है कि एजुकेट, पर पहला क्वेश्चन यही होता है कि इसको शादी करनी है एज ए बर्डन। बहुत अच्छी बात है कि लड़का लड़की जब हम बराबर बोल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो क्या उसको प्रॉपर राइट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी सारी बातें सरकार तक जरूर पहुंचेंगी, अनीता जी पहुंचाएंगी इस बात को, और हमारी जो मौजूदा सरकार है वो बहुत सारे अच्छे अच्छे कदम जरूर उठाएगी। इस सुंदर परिचर्चा को एक नया आयाम देने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए आप खूबसूरत महिलाओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जुड़ने के लिए, और इतनी सुंदर सुंदर बातों को और इतनी सार्थक चर्चा को अग्रणी बनाने के लिए, और महिला सशक्तिकरण का जो मुद्दा था। जी डॉक्टर वर्मा कुछ कहना चाहती हैं? जी मैं अंत में एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार के सिर पे सब कुछ हमें लादना नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। में जो मैंने आज के टाइम पर हमें काम करना है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो आज के टाइम में जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बॉयज अपने आप कहते हैं अरे ये इसकी देखो इनकम इतनी अच्छी है, इतना ये सब अच्छा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैम ये सोच कितनी मुझे लोगों की, वर्किंग गर्ल्स अगर होती हैं तो बॉयज को ही नहीं चाहिए कुछ भी आगे। देखिए प्रतिशत की अगर हम बात करें, करती है ले आएगी जी जब नहीं, बहुत अच्छी बात नहीं, डॉक्टर वर्मा सही कह रही हैं, लेकिन शिल्पी जी प्रतिशत की बात अगर हम करें तो ये जो बदलाव है, हम जैसे बुद्धिजीवी लोग जो यहाँ पर अभी पटल पर बैठे हैं और हम किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, धीरे 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 ही बदलाव आएगा, और बदलाव कभी न कभी जरूर आएगा। बेशक हम मर जाएं, हमारी नई जनरेशन बदलाव लेकर आए, लेकिन बदलाव आएगा जरूर। और इसी खूबसूरत वाक्य को, जी डॉक्टर वर्मा जी, बदलाव आ रहा है, ये धीरे धीरे नहीं आएगा, इसके लिए हमें रिवॉल्यूशन करनी पड़ेगी, और वो हमें ही करनी है, कोई और नहीं करेगा। हमें करनी है और अपने घर से करनी है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और आज बिल्कुल सही कह रही है जी, आज की महिला कर रही है इसके लिए कोशिश। जी बहुत सुंदर, बहुत सार्थक चर्चा आप लोगों ने। और देखिए समय कितनी तेजी से गति बढ़ा के भागता चला जा रहा है, और तमाम दर्शक जो उस पार बैठे हैं लगातार जुड़े हुए हैं, 25-30 लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप समझिए कितना बड़ा हमारा ये सौभाग्य है, अचीवमेंट मैं कह सकती हूँ। कितने लोग धैर्य से जुड़े हुए हैं लगातार, और सवाल भी उनके कई रहे जो मैंने आप पटल पर आप सभी के समक्ष रखे। चलते चलते मैं तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, फिर हम स्टूडियो में उपस्थित हमारे आमंत्रित अतिथिगण का आभार व्यक्त करूंगी। डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी, हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। ममतेश कौशल जी, बहुत आभार। हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, राजीव मल्होत्रा जी, सुरेंद्र शर्मा सागर जी, संजय जी, विजेंद्र गुप्ता जी, पूनम शुक्ला जी, विभा मिश्रा जी, बसंत श्रीवास्तव जी, प्रकाश चंद्र पराशर जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, उमा शर्मा जी, गोविंद राम अग्रवाल जी, आजाद अहमद जी, अलका चौधरी जी, अर्चना गोयल जी, बिमी कपूर जी, कमलेश सक्सेना सहज जी, कुलदीप कपूर जी, विपिन दीक्षित जी, विशंभर लाल कपूर जी, नेहा शर्मा जी और तृप्ति कपूर जी, तमाम दर्शकों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इतने धैर्य से आपने हमारी परिचर्चा को सुना, इसको सार्थक किया।
और चलते चलते डॉक्टर नीलम वर्मा, हृदय से मैं आपको प्रणाम करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ, और आपने अपना कीमती वक्त दिया, परिचर्चा को सार्थक किया, यहाँ पर उपस्थित होके बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। शिल्पी कुलश्रेष्ठ जी, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपने बहुत सुंदर चर्चा की और बहुत सकारात्मक सोच आप, और जो भी आपकी जो आप बीती रही उसको आपने यहाँ पर साझा किया, ये भी बहुत बड़ी दिलेरी की बात है जो आपने यहाँ पर किया, और पटल के माध्यम से साधुवाद देती हूँ। आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। और हमारी अनीता मल्होत्रा जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जुड़ने के लिए और आपका परिचर्चा में बहुत बहुत शामिल होने धन्यवाद के लिए। विभा जी, आपने हमें इस और प्लेटफॉर्म पे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीता जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जुड़ने के लिए। और सबको शुभकामनाएं। हमारे सात हाँ जी समुंदर पार से जो अनीस अहमद जी जुड़े हुए थे, और विजेंद्र जी, आप दोनों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और इसी तरह की चर्चाएं लेकर हम अगले रविवार को फिर शाम 7 बजे उपस्थित होंगे, कुछ और नए विषय को लेकर, कुछ और नए जो अतिथियों को लेकर, कुछ नए एक्सपर्ट्स को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शबा खैर, शुभ रात्रि। और चलते चलते नमस्कार। दिव्या जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने बोला और परिचर्चा को बहुत अच्छी मुकाम पर लेकर गई। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। शुभकामनाएं। नमस्कार।